हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का 2017 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले पहला सवाल और सबसे अच्छा और सबसे बेसिक और सबसे पहला सवाल, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता गया है, हम लोग लिखते हैं फोर्स बाय चार्ज लिखते हैं, और एक फॉर्मूला याद रखें इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला से चलते हैं तो न्यूटन पर कूलम आता है यूनिट, इस फॉर्मूला से चलते हैं तो आपका क्या आता है वोल्ट पर एम्पियर, आपका वोल्ट पर मीटर ऑप्शन में आएगा। तो देखिए या तो ये ऑप्शन मिलेगा या तो ये ऑप्शन मिलेगा, कोई तो एक मिलेगा ही ना। तो यहाँ पे आप टिक किस में करेंगे वोल्ट पर मीटर, बस आपको यही हो गया आपका सही आंसर। अब अगला सवाल में चलेंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से उसको घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो याद रखिए फॉर्मूला वही फॉर्मूला PE बराबर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से 90 तक जाएंगे ना। तो पहला हो गया 90 यानी 90 का 90 यानी कि पहला 0 cos 0 माइनस cos 90। ठीक है, तो cos 90, अब cos 90 का वैल्यू क्या हो गया PE, cos 0 का वैल्यू 1 और इसका 0 यानी 1 माइनस 0 PE। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख जाएगा PE। अगला सवाल में आपका 3 कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये क्वेश्चन हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव डाला है उसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो जो चैप्टर का कराया गया सारा का आप नोट्स भी देख लीजिए, वो PDF पे अपलोड हो गया है। तो 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 को कैपेसिटर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिए, अब करेक्ट कर दिए तो सब तो बराबर है, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c क्या लिखेंगे 3/c, और उल्टा करना होगा, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा c/3। ठीक है, जो काम रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते हैं वही काम हम लोग यहाँ पर पैरेलल में नहीं सीरीज में करते हैं। बस याद रखिएगा पैरेलल में यहाँ पे क्या करते हैं, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, और सीरीज जब आएगा तो कैपेसिटेंस में ऐसा करेंगे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, सारा न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, बढ़ेगा, घटेगा या चेंज नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, हमको नहीं पता, सीधा बोल दीजिए हमको नहीं पता, ऐसा थोड़ी होता है, आंसर तो देना पड़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज, इंक्रीजेज डिक्रीजेज। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। जैसे आपका घर में तार अगर होता है क्या है गर्म हो जाता है, मान लीजिए, तो गर्म होता है तो क्या होता है आपका, गर्म होता है तो आपका क्या होता है कि वो चेंज नहीं ना होता है। तो गर्म होता है तो आपका क्या होता है, उसमें आपका करंट फ्लो कम हो जाता है या तो होता है बंद हो जाता है। गर्म होता है तो कोई चीज़ आपका काम करना बंद हो जाता है, तो वही चीज़ है आपका। ठीक है, चलिए 2 cells of EMF E1 and E2 D and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel। अब इक्विवेलेंट EMF पूछा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF पूछा है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखिए क्या होगा, डायरेक्ट आप याद रखिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, इसको बोलिएगा तो कुछ दिन के बाद हम आपको इसका डेरिवेशन भी करा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अभी फिलहाल इसको याद रखिए। चलिए अब आपका एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास m इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है हम अगर हाँ c/3 में हम टिक कर दिए थे ना, c/3 हो जाएगा, 3/c में हो सकता है हम टिक कर दिए हों बाय मिस्टेक। ठीक है, c/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए
सभी को क्लियर होते जाना चाहिए सारा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई एंड मास एम इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। देखिए सबसे पहले तो फोर्स बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू ई लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ई बराबर ई लिख दिए। अब फोर्स बराबर और क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा एम। सीधा आंसर आपको मिल जाएगा ई बटा एम, ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला दो तरीका का फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया, ये बेसिक मास इंटू एक्सेलरेशन जो पढ़े, तो दोनों क्या किया गया, रिलेट करके क्वेश्चन को बनाया गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से है, इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। देखिए इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट, याद रखिए कि इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी आर को भी जोड़ेंगे और एल का यानी कि एक्सएल भी जोड़ेंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, तो इस तरह से जोड़ेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा एल स्क्वायर होता है ना, तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस एल, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में आप देखिएगा वही आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए इफ फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ देन द पावर फैक्टर ईच। देखिए पावर फैक्टर का तो सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टेन फाई होगा, कॉस फाई होगा, साइन फाई होगा, कॉस स्क्वायर फाई होगा। देखिए स्क्वायर ला तो कंडीशन हटा दीजिए सबसे पहला बात। एक याद रखिए कॉस फाई बराबर कभी भी आप निकालिएगा तो आर बाई जेड निकालिएगा, और कॉस फाई ही यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। In a step up transformer, the number of turns in the primary and secondary coils are respectively N1 and N2। पूछा गया N1 और N2 में क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, यानी कि आपका N2 में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी N2 ग्रेटर देन N1। तो N2 ग्रेटर देन N1 किस में है, ई नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, हाई है, ऑप्शन नंबर बी। यानी स्टेप अप मतलब बढ़ना, तो बढ़ना तो इसमें हम दूसरका वाला में ज़्यादा टर्न्स देंगे तब ना वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, ये भी क्वेश्चन आपको हमने जो चैप्टर वाइज वीडियो डाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरेलल टू ई वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर, या पैरेलल टू बी वेक्टर ई वेक्टर, बी क्रॉस ई, या पैरेलल टू ई क्रॉस बी। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपका ये दोनों सेम है, सेम नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, याद रखिएगा, ये आपका वेक्टर का थ्योरम है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होता है, भले ए डॉट बी डॉट ए बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरों का, वो पैरेलल टू ई क्रॉस बी होता है। ठीक है, याद रखिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को मिलता है। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका मैग्निफिकेशन पूछा गया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ ई होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बचा आप ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया कि लेंथ क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो ऑब्जेक्टिव का लेंथ और आईपीस का लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारा एडजस्टमेंट यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमको मिल जाता है। ठीक है, अगला सवाल में चलेंगे हम लोग 12वां नंबर में, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एस सी लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा, एच लैम्डा बाई सी बाई एच बाई सी लैम्डा। देखिए अभी तो हम लोग यही फोटोन वाला हम लोग देखिएगा कि 11 में भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब जो पढ़े होंगे वो सब में इसको मिला होगा, तो एस सी बाई लैम्डा तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, 11 में ही पढ़ लिए, 12 में ही पढ़े, तो एस सी बाई लैम्डा होता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इधर कितना क्वेश्चन, हाँ बीटा है, ये है बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फोटॉन्स। देखिए सबसे पहला बात कि फास्ट मूविंग क्या होता है,
तो फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, याद रखिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बीटा जो होता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब इसमें से नेगेटिव कौन है, आप खुदे बताइए, आप खुदे आंसर दीजिएगा, हमको देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, हो गया आंसर। बस याद रखिए बीटा पार्टिकल्स क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, बस हो गया। चलिए, when a forward bias is applied to a PN junction, it raises the potential barrier, reduces the magnetic carrier और lowers the potential barrier। अब देखिए इसको समझने का बेसिक तरीका, बहुत ही आसान तरीका क्या है। जैसे आप चल रहे हैं, मान लीजिए आपका ये, आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़े, इधर चलना है आपको, यहाँ कुछ आ गया रुकावट, ठीक है, रुकावट कुछ आगे नहीं चल पा रहे, तो आपको क्या करेंगे, हम ठेल दिए, इधर से ठेल दिए, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, आपको ढकेले, तो आप क्या कीजिएगा कि आगे जाइएगा, यानी आपका पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ था, हम फोर्स लगा रहे थे, ये वाला डाउन हो जाएगा, यानी कि आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। सेम केस इसमें भी है, ठीक है, सेम केस इसमें भी है। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन क्या हो जाता है आपका, फॉरवर्ड बायस में जैसे हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। जब सेम दे रहे हैं तो उसमें तो कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए। अब हम सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, तो लोअर क्या कर देगा, पोटेंशियल बैरियर, यानी बैरियर को खत्म करेगा, यानी कम कर देगा, यानी लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। अगला सवाल है आपका, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट ईच, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट ईच, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ए प्लस बी इक्वल टू वाई के ऊपर बार ए डॉट बी या ए डॉट बी के ऊपर बार। देखिए नैंड गेट का सिंबल भी हम आपको बता दिए, बहुत बार बताए हैं, एक बार और बता दे रहे हैं। ये हो गया आपका नैंड गेट, ये एंड और प्लस आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इसी तरह दिखाइए, ये आगे में हो गया नॉट गेट, ये हो गया आपका नैंड गेट। लेकिन अगर ओवरऑल आपको बनाना है तो सिंपली आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसको नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा। तो नैंड गेट का क्या होता है, एंड का होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी के ऊपर क्या दे देंगे, नैंड बार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जरूर सारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, सारा क्वेश्चन भी याद होते चल रहा होगा। ऑब्जेक्टिव तो खास करके जितना कराए हैं आपको मुंह याद होते चल रहा होगा, क्योंकि समझा भी दे रहे हैं कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।